warm welcome to our battleground election campaign trails. We are in Haryana, which is in the midst of a high-fevered campaign. It's a direct contest between the BJP and the Congress for 10 Lok Sabha seats. But the million-dollar question is that can BJP repeat its magic of 2014? And if it's all about the magic of BJP, it's also about the prestige battle for the current Chief Minister, Manohar Lal. इसके पहले कि मैं 2019 के चुनाव की बात करूं, एक स्लोगन याद करूंगी 2009 का, जिसमें लोग कहते थे कि पार्टीज वोट मांगती थी एक स्लोगन पर कि बहू लाओ वोट दो। तो तब से अब तक में क्या चेंजेस आपको नज़र आए हैं हरियाणा के समाज में, हरियाणा की जो पूरी जो एक डायनामिक्स है उसमें, वो चेंज आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा बहुत समय जिन पार्टियों ने राज किया, चाहे वो कांग्रेस ने किया, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम भी कुछ सरकारों को आउटसाइड सपोर्ट करते थे, लेकिन उस समय भी जो आदमी केवल सपोर्ट करता है उनकी हमारी कोई नीतियाँ, हमारे प्रिंसिपल्स को ध्यान नहीं दिया जाता था। केवल उस समय कांग्रेस को दूर रखना, इस नाते से हम कभी सपोर्ट भी करते थे दूसरी सरकारों को। लेकिन जनता यहाँ की सभी सरकारों में बड़ी पीड़ित थी, बड़ी त्रस्त थी, बड़ी भयभीत रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ ठीक नहीं होती थी, और ख़ास करके जो एक फेवरेटिज्म वो चलता था, भेदभाव बहुत होता था, उन सब चीज़ों से जनता पीड़ित थी। हमने आने के बाद इन 4.5 साल में हरियाणा में या 5 साल में सेंटर में हर प्रकार के भेदभाव को दूर किया है। मुख्यमंत्री जी, जो पहले की जितनी भी आप मीडिया रिपोर्ट्स देखिए और अगर वो हरियाणा के बारे में बात करते थे, तो एक चीज़ जो हर सरकार में पाई गई थी वो ये था कि ये सेक्रेटेरिएट में लोग पैसे के बैग्स लेके खड़े रहते थे। उनकी ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग्स जब भी होती थी, एक लोगों की धारणा बन गई थी कि बिना पैसे के वो ना ट्रांसफ़र हो सकता है, ना पोस्टिंग्स हो सकती हैं। कांग्रेस के समय में एक शब्द चलता था, बीबीसी। बीबीसी यानी बदलियाँ, भर्तियाँ एंड CLU। तो इस प्रकार की बीबीसी की भ्रष्टाचार की जो इंडस्ट्री, वो हमने आते ही बंद कर दी। हमने किसी प्रकार के जो दलाल होते थे, जो बिचौली होते थे, उन सबको बिल्कुल तरजीह ही नहीं दी, और ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे मैं अपॉइंटमेंट्स कहता हूँ, भर्तियाँ जो कि हमने पहले ही घोषणा कर दी कि सामान्यतः जो इंटरव्यू का सिस्टम है उसके अंदर ज़्यादा इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है कि इंटरव्यू में हम नंबर बढ़वा देंगे, हम ये कर देंगे। पता नहीं उनकी अप्रोच होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये बहका करके लोगों से पैसा लेते थे। हमने ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमने इंटरव्यू ख़त्म कर दी, और इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों को मिल गई जिनको ये गलतफहमी थी, ये भ्रम था, या कहीं कहीं होता भी होगा, उसमें से लोगों को विश्वास हो गया जब इंटरव्यू नहीं है तो पैसे क्यों देने। अभी भी ऐसे सिस्टमिक चेंजेस आते हैं तो आंतरिक विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि MLAs को लगता होगा उनकी राजनीति कैसे चलेगी। जब आप इस तरह से फाउंडेशनल चेंजेस करते हैं तो आपने उन विरोधों का सामना कैसे किया? देखिए, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। अगर यही कोई मान लो कभी दूसरी पार्टी का कोई अगर मुख्यमंत्री होता है और वो करना शुरू करता है, तो मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री उसको करने देते, यानी उनके जो मंत्री हैं या उनके जो विधायक हैं उनको करने देते। हमको सुविधा ये हुई कि हमारे साथ जितने भी विधायक हैं वो अधिकांश एक ऐसे संस्कार में पले हुए हैं जो हमेशा इस संस्कार के होते हैं कि हमें समाज को कुछ देना है, लेना नहीं है। ज़मीन घोटाला एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, वो भी खासकर हरियाणा में 2014 के इलेक्शंस में, जब रॉबर्ट वड्रा लैंड डील्स की बात हो रही थी। तो ये ज़मीन घोटाला, जो CLU की आप बात इसके पहले भी आप कर रहे थे, चेंज ऑफ लैंड यूज़, आपने बिल्कुल उसको ख़त्म किया। तो अब जो व्यवस्था बनी है वो कैसे बनी है और इस पूरी सिस्टम को आपने कैसे चेंज? देखिए, हमने CLUs की पावर जो एक्ट में भी डायरेक्टर डिपार्टमेंट को मिली हुई है, तो उस डायरेक्टर डिपार्टमेंट से 1991 के अंदर, उस समय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे, उस समय इसको एक शब्द जोड़ करके कि इंटरनल कंकरेंस, इस नाते से हर फाइल CLU की CM ऑफिस में आएगी। उसके बाद लगातार हर सरकार के समय इस बात का उल्लेख होता रहा, विरोध होता रहा कि भाई मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय में नहीं जानी चाहिए। जब हमें ये पता लगा तो हमने आते ही 1 नवंबर 2016 को ये निर्णय लिया, हरियाणा दिवस के दिन, कि आज से ये इंटरनल कांग्रेस का जो नियम है इसको हम ख़त्म करते हैं। कोई फाइल CM ऑफिस में नहीं आएगी, हर फाइल को डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट लेवल
तय करेगा। अब एक दूसरे विषय की ओर चलते हैं। हरियाणा में का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत हरियाणा को बदनाम किया जाता था कि यहाँ का सेक्स रेशियो बहुत मैं जिस किसी एक विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो वो ये विषय है। उन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि भाई एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है तो सारे देश भर में, लेकिन हरियाणा जो है उससे एकदम बहुत त्रस्त है, पीड़ित है। आगे इन द लॉन्ग रन एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी होने वाली है। हालांकि उस समय समस्या थी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या ये है उसका अध्ययन हमने भी नहीं किया था। और मैंने पूछा क्या है, उनका कि जेंडर रेशो, और इस जेंडर रेशो को ठीक करना है। मैंने कहा मैं एक बार ज़रा अधिकारियों को बुला के ठीक करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बाद में अधिकारी बुलाते रहना, ठीक करते रहना। मैं अगले महीने एक कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ देश भर में जन जागरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परिणाम स्वरूप 871 के जेंडर रेशो जो उस समय जनवरी 2015 में थी सेक्स चाइल्ड रेशो, तो वो चाइल्ड सेक्स रेशो आज 922 पार कर गई है। कि 2019 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और अगर बीजेपी की टैली देखें 2014 में तो 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 आईएनएलडी को और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। तो 10 सीटों में इस बार कितनी उम्मीद है आपको बीजेपी के जीतने की? देखिए, जिस प्रकार का माहौल सारे देश में बना है वैसा ही माहौल उससे बल्कि कहीं अधिक हरियाणा में बना है। हरियाणा की जनता ने यह तय कर लिया है कि देश में प्रधानमंत्री इस नाते से मुकाबले में नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिकता। चाहे वो राहुल गांधी को मुकाबले में चर्चा करें, चाहे वो मायावती की चर्चा करें, चंद्रबाबू नायडू की करें, ममता दीदी की करें, किसी भी करें, कोई सामने मुकाबले में टिकता नहीं है। और इवन कांग्रेस के लोग भी इस बात को मान गए हैं कि आखिर बनना तो नरेंद्र मोदी ने है। अब वो कभी कभी तो इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर कि आप मोदी फैक्टर को लेके चल रहे हैं, आप किसी और बात को नहीं लेके चल रहे। अरे मोदी हमारा नेता है, हम नेता के नाम से आखिर वोट मांगेंगे, बाकी मुद्दों के नाम से ही मांगेंगे, नेता के नाम से नहीं मांगेंगे। आप तो मांग नहीं सकते अपने नेता के नाम से। जब आप अपने नेता के नाम से मांग नहीं सकते तो हमको ये वो जो एडवाइस देते हैं कि आप नेता के नाम से वोट मत मांगो। भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं इस देश के हित में करने की, वो सारी हम करेंगे। कल तक आप इंदिरा गांधी के नाम से वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? उससे पहले आप जवाहरलाल नेहरू के नाम से वोट मांगते थे कि नहीं मांगते थे? आपने भी अपने नेता के नाम से मांगे। आज आपका ऐसा नेता है ही नहीं है जिसके नाम से आप वोट मांगो। जिस तरीके से जो अलायंसेस बन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो आप कैसे देखते हैं? इधर हम बीएसपी को देखते हैं एलएसपी के साथ, आम आदमी पार्टी को जनतांत्रिक पार्टी के साथ देखते हैं जो आईएनएलडी का घटक दल है, और आईएनएलडी और कांग्रेस तो है ही साथ में। तो ये जो पूरे अलायंसेस हैं, क्या इससे बीजेपी को थोड़ा भयभीत होने की ज़रूरत है, या बिल्कुल ये अलायंसेस का इम्पैक्ट आप देखते नहीं इलेक्शंस में? देखिए, अलायंसेज पहली बात तो कि नई नई पार्टियां बनी हैं, किसी का कोई जनाधार ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से कोई वो पॉलिटिकली लोकसभा में किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त करने वाले हों। जब उनके जनाधार नहीं हैं या जिनके थे उनके भी बिखर गए हैं, उसी में से नए अलायंसेज की बात करते हैं ताकि हम अपना अस्तित्व या अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ लोगों को कह सकें कि हमारा कुछ ना कुछ बेस है। आज विपक्षी पार्टियों का बिखराव सबको मालूम हो गया है। इवन कांग्रेस में जो एक टीम के रूप में उनकी कोई टीम नहीं है, और उस टीम में भी सब लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से, कोई बैटिंग बॉलिंग कर रहा है तो कर रहा है, किसी का भी एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, हर कोई अपने अपने लिए काम कर रहा है। मनोहर लाल जी, एक चीज़ और भी है जो एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस ने अपने सारे हैवी वेट नेताओं को उतारा है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत से, उधर कुमारी शैलजा जी अंबाला से। तो ये जब कांग्रेस के हैवी वेटरन्स हैं तो उनके आगे क्या बीजेपी थोड़ा सा ग्राउंड लूज करती हुई नहीं दिखती आपको? ऐसा नहीं है, आखिर किस नाते से अपने आप को हैवी वेटर कहते हैं? मैंने उदाहरण दिया ना पहले आपको, क्या रणदीप सुरजेवाला हैवी वेटर नहीं था? हैवी वेटर कहाँ चला गया? हैवी वेटर की जमानत बचाने में 300 वोट उसको बचा गए। उसको अगर 300 वोट कहीं और कम आ जाते, कोई 100-200 वोट दूसरी को पार्टी दे जाती उनके, तो जमानत यानी डिपॉजिट को फॉरबिड करना, ये बहुत बड़ा एक डाउनफॉल होता है किसी के भी पॉलिटिकल करियर के अंदर। तो इस प्रकार की स्थिति यानी बाकी नेताओं के बीच से बढ़िया नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जो ज़मीन पर जो लड़ाई है, वो विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो सूडो नेशनलिज्म का मुद्दा है, और जो रियल इश्यूज़ है उस पर बीजेपी नहीं बात करी, ये विपक्ष का कहना है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद है, हमारी पार्टी का जो बेस है, हमारी पार्टी का जो जिसको कहना चाहिए कि हमारा जो
पार्टी का जो स्थापना हुई वो पार्टी की स्थापना ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुई है। राष्ट्रवाद को हम इतना छोटा मूल्यांकन नहीं करते हैं जितना वो करते हैं। हमारे सामने अगर 10 प्रकार के मुद्दे हैं तो 10 प्रकार के मुद्दों में राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और राष्ट्रवाद के मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे होते नहीं हैं। किसी ने कह दिया आखिर राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो इसके कारण से क्या उज्ज्वला स्कीम में घर घर के अंदर रसोई गैस के अंदर मैंने गैस सिलेंडर पहुँचाए हैं वो क्या ख़त्म हो जाएंगे? या जैसे घर घर का एक हर घर के ऊपर जो मकान बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, क्या वो मुद्दा खत्म समाप्त हो जाएगा? क्या आयुष्मान के भारत की जो 5 लाख रुपए की योजना हमने दी है, हर गरीब परिवार को उसकी सहायता मिलेगी, वो समाप्त हो जाएगा? पूरे देश में जो विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया है कि बहुत ज़्यादा एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, विपक्ष कहता है कि बीजेपी फार्मर विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है, तो ये इस तरीके का परसेप्शन विपक्ष ने क्यों बनाया है और इसका असर आप हरियाणा में क्या देखते हैं? हरियाणा में बिल्कुल कोई असर नहीं है। हरियाणा के अंदर क्यों? आप क्यों कहते हैं कि क्यों असर नहीं? हम हरियाणा में किसान के साथ खड़े हैं। जैसे सबसे पहले हरियाणा में हमने फसल बीमा योजना तो बाद में लागू हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे पहले कंपनसेशन में जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया न्यूनतम कम से कम कंपनसेशन पर एकड़ ये होना चाहिए। उस समय 5,700 रुपये था, हमने उसको 12,000 रुपये कर दिया, यानी मोर देन दैट डिक्लेयर्ड बाय या रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन रिपोर्ट, हमने उससे भी 2,000 रुपये ज़्यादा कर दिया। इसी प्रकार ये जो पिछली सरकारों में लोगों को कंपनसेशन मिलता था, खड़ी फसल खराब हो जाती थी, ओला पड़ गया, बरसात आ गई, सूखा हो गया, आग लग गई, कुछ भी है, इसमें जो मुआवजे पहले देते थे, ये फिगर गवर्नमेंट की आपके सामने, आप कहीं से भी निकाल के देखो, 66 से 2014 यानी 48 साल में कुल मिलाकर के 1,200 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया। 2014 सत्ता संभालने के बाद आज 2019 ये 3,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। 4.5 साल में इतना कंपनसेशन हमने दिया है। हमने कंपनसेशन देते समय ये नहीं कहा कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आखिर सामने वाले किसान का जितना लॉस हुआ है उस लॉस में उसको कम से कम इतना पैसा ज़रूर मिल जाए ताकि वो आगे अगले वर्ष के लिए ठीक से अपनी फसल को दोबारा से बुआई कर सके, साल भर का उसका अपना जो खर्चा है उसका वो पूरा हो सके। उसको इनकम नहीं भी हुई, कम से कम उसका जो एक्सपेंस है वो पूरा हो जाए। हमने किसान के लिए जो उसकी फसलें हैं, MSP डिक्लेयर तो हो गई, लेकिन MSP डिक्लेयर होने के बाद बहुत राज्यों में उस प्रकार की खरीद, क्योंकि खरीद करने का जो विल पावर स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो घोषणा करनी है। हमने विल पावर दिखा करके बाजरा जो भी दक्षिण हरियाणा में होता है वो कुल मिलाकर के एक एक दाना हमने वो ख़रीदा है 1,950 रुपये पर। बाद में बल्कि हमको खुली मार्केट में बेचना पड़ा, जिसको 200 रुपया 300 रुपया क्विंटल घाटे पर बेचा। हमने वो घाटा सरकार वहन करेगी। आपने एक बहुत अहम बात अभी कही कि जो विल हो चाहिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो विल बहुत ज़रूरी है बाकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपका ये बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, और तो क्या वो सरकारें जो किसानों के लिए जो स्कीम्स हैं वो क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, जैसा सक्सेसफुल मॉडल हरियाणा ने अपनाया? क्या आप मानते हैं कि जो बाकी जो बीजेपी की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट शायद नहीं कर पाई और इसीलिए आज विपक्ष इतना भारी पड़ रहा है किसानों के मुद्दे पर रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट की किसानों की परिस्थितियाँ भी अलग है। जितना आज उत्पादन किसान का पर एकड़ हरियाणा में होता है, इतना उत्पादन देश के किसी प्रांत में नहीं है। उत्पादन बहुत अच्छा है। आखिर लागत तो जो बाकी प्रांतों में वो यहाँ भी है, बाकी जो खर्च होते हैं लगभग प्राय वो वहाँ भी वही होते हैं। आखिर एक ट्रैक्टर की कीमत चाहे हरियाणा में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे वो तमिलनाडु में, वो तो एक ही है। लेकिन यहाँ की फर्टाइल लैंड, यहाँ का एक वेदर, यहाँ के सारे सिस्टम वो यानी इतने अच्छे हैं पंजाब और हरियाणा के। यहाँ पर एकड़ जो हमारा प्रोड्यूस है वो बाकी प्रांतों से बहुत अच्छा है। और जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। अभी इस बार गेहूं की खरीद में हमको लगता था 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आएगा मैक्सिमम, जो 59 लाख था 2014 में। 59 लाख से बढ़ते बढ़ते इन 4 सालों में 80 लाख मीट्रिक टन हुआ। लेकिन आज जब गेहूं खरीदने गए हैं और मंडियों में सारी खरीद हुई है, तो अनुमान आया कि 92 लाख मीट्रिक टन गेहूँ ये प्रोक्योरमेंट होगी। उसके कारण से हमारे लॉजिस्टिक कई जगह तो फेल हो गए। बोरियां, बारदाना ये कम पड़ गया, गोदाम ये कम पड़ गए, जो उठान करती है लेबर और ट्रैक्टर और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कम पड़ गए। बैंकों के द्वारा जो हम पेमेंट, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पेमेंट हम भेजते हैं किसानों को जो जाती है, उसका डेली का जो एक लिमिटेशन है उसमें 5-7 दिन का गैप पड़ गया।
कि जो 5-7 दिन 7 दिन पहले पेमेंट चली जानी चाहिए थी, वो उस लॉजिस्टिक के कारण से उनका कि इस सीमा से आगे हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी, जो अभी 3 स्टेट्स में जो चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर देखा गया कि किसानों के मन में जो गुस्सा था वो एक्चुअली रिजल्ट्स में दिखा। ठीक है, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया और वोट शेयर भी उनको ज़्यादा मिला, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। जितना लोग उम्मीद कर रहे थे उन लोगों ने बोला था कि बीजेपी के नंबर्स नहीं आएंगे, बीजेपी के नंबर्स आए। लेकिन आपको लगता है कि जो किसानों का मुद्दा था वो काफ़ी प्रबल था उन इलेक्शंस में, उन 3 स्टेट्स में, और उसका इम्पैक्ट शायद अब इसकी वजह से विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है? केवल किसानों का नहीं था, देखिए ये मल्टीपल इफेक्ट होता है। और दूसरा, जैसे मैं 2 प्रदेशों की बात करूं, उसमें राजस्थान तो नहीं करता, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, 15 साल हो गए थे बीजेपी सरकार को। 15 साल लगातार एक सरकार चलती है, 15 साल में भले ठीक ठाक चल रही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आखिर तो मनुष्य है ना, मनुष्य का स्वभाव होता है, लेट अस चेंज। 2016 में हमने जाट एजिटेशन देखा था हरियाणा में, और जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू बना। उसके बाद राम रहीम के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया स्टेट में। तो जो छवि बनी कि जाट वर्सेस नॉन जाट का पूरा जो एक ये डिवाइड दिखता है हरियाणा में, इसका क्या आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं इस आम चुनाव में? देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और उस घटना के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया की ये पहली घटना होगी कि जब किसी की डिमांड मान ली जाए और मानने के बाद भी सामने वाला कहे कि ना मैंने तो ठान रखा है कि मैं तो एजिटेशन करूँगा। ये कौन सा सिद्धांत है, समझ में आया नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि हमारी सरकार को मात्र 1 साल भर हुआ था बने हुए, और विपक्षी दलों ने, खास करके कांग्रेस ने, ये कहीं सोचा कि ये अनुभवहीन सरकार है, इसको उखाड़ना बड़ा आसान है, उसको टॉपल किया जाए। आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए कांग्रेस ने साजिश रची? मैं बता रहा हूँ, हैरानी की बात, आखिर ये कहा जाए कि जाट समाज की आरक्षण का विषय है, वो हमने मान लिया कि हाँ हम आरक्षण देंगे, लेकिन जाट तो सारे हरियाणा में हैं, कोई भी जिला ऐसे नहीं है जहाँ जाट ना हो। ये जो घटना है, ये सारी कंसंट्रेट यानी बिल्कुल एकदम लोकलाइज्ड रही, रोहतक, झज्जर, जींद, सोनीपत, उसी एरिया में क्यों रही? क्या उसी एरिया के लोगों को ये तकलीफ थी? लेकिन इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी, जो जाट वोट्स का कंसोलिडेशन है वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर जाट पॉपुलेशन की बात करें तो हरियाणा में 25 से 27% के करीब हैं, और अब जो जाट पार्टीज़ हैं, जैसे INLD है और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो भी जाट, अब जैसे भूपेंद्र हुड्डा है वो भी एक जाट नेता है, तो इस चुनाव में कैसे कंसोलिडेशन कैसे देखेंगे, पोलराइज कैसे होगा वो? हमारे पास भी जाट नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जाट हैं, हमारे सुभाष बराला जी, हमारे वित्त मंत्री वो जाट हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, हमारे कृषि मंत्री जाट हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री वो जाट रविंद्र सिंह जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं पर ये कम्पिटिटिव रेस है कि कौन हरियाणा में बड़ा जाट नेता है, भूपेंद्र हुड्डा की और जो INLD के चौटालाज हैं, तो एक कम्पिटिटिव रेस नहीं आपको दिखती? कंपटीशन होना चाहिए ना, दिक्कत क्या है? कंपटीशन हो, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन हो, एक स्वस्थ अगर प्रतियोगिता होती है तो ये हर फील्ड में होती है, और अगर कल को प्रतियोगिता होनी बंद हो जाए तो समाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। प्रतियोगिता में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 2019 में अगर खासकर हम हरियाणा की बात करते हैं तो वंशवाद पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, और एक क्लैश ऑफ क्लैंस की बात हो रही है। उधर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, इधर चौटालाज को देख लीजिए, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्या बिश्नोई, वो भी चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। तो वंशवाद की पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर आप कहते हैं कि बीजेपी इस बार 10 की 10 सीटें जीतेगी, तो क्या आप वंशवाद का हरियाणा से खात्मा देख रहे हैं 2019 में? देखिए, वैसे तो 2014 में जनता जागरूक हो गई थी, और 2014 में सारे देश भर में एक वातावरण बना था कि वंशावली जो है, ये परिवारवाद जो है, इसको नहीं चलाना चाहिए हमें। यानी ऐसी ऐसी सफलताएं मिली, सामान्य व्यक्ति एक समाज का उठ करके और अपने सर्वोच्च लेवल तक जब पहुंच सकता है, आखिर हम भी कोई ऐसे बड़े बाप घराना यानी बाप दादा के संतान तो नहीं है जो बड़ा घराना हो और जिसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड हो। एक सामान्य किसान परिवार से मैं उठ करके आया और मुझे एक मौका मिला और आज मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसी सफलता के माध्यम से, और फिर जो सारी बैकग्राउंड है, आखिर जो कांग्रेस के लोग या जो इस प्रकार के राजघराने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो सत्ता को सत्ता सुख के नाते से लेते हैं,
धन बटोरने के नाते से लेते हैं, कैसे करोड़पति बना जाए, कैसे अपने परिवार को जो है उसका वर्चस्व बढ़ाया जाए, उस नाते से जो करते रहें। और मैं बताऊं कि उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत सी तो इसी कारण से हो रही हैं कि बाद में अगली पीढ़ी के अंदर आकर के उसको कौन कहाँ ले जाए, कितना बांटे। कोई सत्ता के लिए भी लड़ाई नहीं होती है, उनका भी धन भंडार को बांटने के नाते से उनके सारे खेल, बहुत चीज़ें सामने आती हैं। तो आज जनता समझ चुकी है और 2019 में वंशवाद परिवारवाद का सफाया प्राय तय है, ऐसा मानता हूँ। ज़्यादातर देखा गया कि मुख्यमंत्रियों के परिवार में उनके चाचा, ताऊ, भाई, भाभी सारे लोग साथ में रहते हैं। आपके परिवार का कोई देखने या सुनने में नहीं आता कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है? मैंने यही कहा कि अगर किसी राजनीतिक आदमी को, ठीक है, प्रारंभ में थोड़ा बहुत सहयोग परिवार वाले करते हो तो उसके कारण से कोई सहूलत हो जाए, वरना जिनका डाउनफॉल देखा हमने, वो डाउनफॉल बहुत जो उनके निकट के लोग होते हैं, बहुत जो परिवार के ऐसे लोग होते हैं जो कल को दुरुपयोग उन चीज़ों का करते हैं, उसी कारण से डाउनफॉल आता है। ये सब परिवारों का हमने देख लिया है। आखिर परिवार का व्यक्ति जिसका कोई योगदान हो सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में, वो तो आए। कई बार दो व्यक्ति भी राजनीतिक काम में बराबर पैरेलल काम कर सकते हैं। 2 भाई कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, और कोई भी आकर काम करने का अधिकार सबको है। लेकिन केवल अपने किसी बड़े की, किसी रिश्तेदार की, उसकी जो पोजीशन है उसका लाभ उठा करके मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूं, ये परिवारवाद है, ये समाजवाद, ये एक वंशवाद है। ये राजा महाराजा आखिर क्या होता था? यही होता था कि राजा के बाद उसकी रानी के पेट से जन्मा जो बच्चा है वही राजकुमार बन के राजा बनता था। फिर हम लोकतंत्र क्यों अपनाया? हमने लोकतंत्र इसीलिए अपनाया कि जनता की मर्जी का आदमी ये आगे आना चाहिए और जनता पर कुछ चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। 2-3 सवाल अब मनोहर लाल खट्टर जी की छवि से पूछना चाहूँगी कि जब आपने मुख्यमंत्री का पद अपनाया, पहले 2 साल थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर अस्थिर हुआ था, तो लोगों ने कहा कि खट्टर साहब को शायद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है और वो स्टेट चला नहीं पाएंगे। लेकिन बाकी के जो 3 साल थे उसमें आपने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। तो क्या 2019 मनोहर लाल खट्टर के लिए एक प्रेस्टीज बैटल भी है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी स्टेट इलेक्शंस भी हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि हमको एक प्रकार विशेष का अनुभव नहीं था कि सत्ता को संभालने के बाद उसके माध्यम से कैसे उसका सुख प्राप्त करना या कैसे उसका दुरुपयोग करना, कैसे उसका लाभ अपने परिवार के लिए उठाना, ये अनुभव कभी आज तक सोचा भी नहीं था भी नहीं। लेकिन हमने समाज में काम किया। मैं 1980 में समाज का काम करने के लिए घर परिवार मैंने छोड़ा था। 80 से लेकर 2014 34 साल का मेरा अनुभव समाज की सेवा का, समाज में क्या समस्या है उनको कैसे हल करना है, वो विजन, ये सारी बातें हमारे दिमाग में थी। और उनको लेकर के, हाँ, ब्यूरोक्रेसी का काम करने का जो तरीका होता है या शासन में आकर के काम करने का जो सरकार का तरीका होता है, वो अनुभव हमने 1 साल भर में प्राप्त किया। और मैंने खुल करके माना कि अभी पहले साल में तो हमको ब्यूरोक्रेट्स का परिचय ही, मेरे पास 2 अधिकारी थे, एक राजेश खुल्लर और एक संजीव, अपने संजीव हमारे जो सेक्रेटरी एक्साइज हैं। तो वो दोनों जब आते थे तो कई बार मैं एक की शक्ल दूसरे से, दूसरे की शक्ल इससे, उसका नाम उससे, ऐसा कन्फ्यूज़ कर जाता था। तो मुझे ध्यान रख करके और वो सारे नाम ध्यान रखने पड़ते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे पैराफर्नेलिया में हमने सिस्टम समझा। और उस सिस्टम समझने के बाद उन लोगों को मैंने बताया भी सही कि देखिए, समाज हित ये हमारे सामने रहना चाहिए। समाज हित के यानी आधार पर जो भी सिस्टम है उनको चलाओ, और किसी सिस्टम को बदलना भी पड़े उस सिस्टम को किसी भी समय आप बदलो। तो सरकार चलाने का एक सिस्टम हमने बहुत बदले भी सही। इतनी पॉलिसीज हमने बदली हैं, इतने एक्ट बदले हैं, किसी 5 साल की सरकार में इतने पॉलिसी और इतने एक्ट नहीं बदले गए। तो इसको चलाने के लिए हमने अनुभव प्राप्त भी किया। दूसरे जो मुख्यमंत्री हमारे पुराने होते थे उनसे भी कभी कभी बात हो जाती थी। मैंने कई तरह के कैंप लगवाए, उन कैंपों के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता था। एक पीछे चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर में हम लोगों ने पूरे जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, उनको, अपने मंत्रिमंडल को, प्रमुख लोगों को, 70 लोगों को हमने 3 दिन एक साथ रखा। और उसमें से एक जो भावना बनी कि सब एक परिवार के रूप में काम करेंगे। हरियाणा हित ये सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति का, परिवार का, किसी घराने का ये हित नहीं होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपके लिए कौन है? नहीं, मैं ऐसा प्रतिद्वंदी क्यों मानूं किसी को? मैं तो चाहता हूं कि पॉलिटिक्स तो कंपटीशन है, आप खुद ही बोल। मैं बोल रहा हूं, कंपटीशन जो है लोगों के सेवा करने के नाते कंपटीशन है। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, उस लाइन बड़ी करने के बाद जो बड़ी लाइन कर जाएगा
वो आ जाए सामने। तो क्या खट्टर जी और मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है उसने ये लाइन बड़ी कर दी है हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में हमको काम करने का जो मौका मिला है उस नाते से भरपूर हम काम कर रहे हैं, और उस काम के आधार के ऊपर, जनता के प्यार के आधार के ऊपर हमारा जो सारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमको एक स्थान मिला हुआ है। उस स्थान के आधार पर काम करने की उतनी इच्छा शक्ति से आज भी कर रहे हैं जो 5 साल पहले 4.5 साल पहले शुरू किया था। और इसके बाद अगले चुनाव के नाते से भी जिसको भी पार्टी एक प्रकार से मौका देती है और जो भी काम करने की क्षमता रखता है उस नाते से कोई भी आदमी आगे आ सकता है। एक सवाल जो रिपीटेडली मीडिया में आ रहा है वो ये है कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी का जो एक मैजिक, एक करिश्मा दिखा था, वो थोड़ा सा कहीं फीका नज़र आ रहा है। आपका क्या आकलन है? आप तो ज़मीन पे हकीकत भी देख रहे हैं, क्या वो मैजिक बढ़ा है या वो मैजिक थोड़ा घटा है? आप क्या कहेंगे? देखिए 2014 में तो हम केवल कमिटमेंट के आधार पर आगे आए थे, और उस कमिटमेंट के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो उपलब्धियाँ केंद्र सरकार की ऐसी नहीं थी, अटल जी के समय की थी। उन अटल जी के समय में कभी थोड़ा समय जो मिला था उसके नाते से कुछ बातें हमारे सामने थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की आज जो उपलब्धियाँ हैं, कमिटमेंट भी, उपलब्धियाँ भी, एक नया जो हमारा विज़न है, चाहे वो किसी स्टेट के बारे में हो चाहे सेंटर के बारे में हो, वो विज़न भी, ये सारी चीज़ें मिल करके जो 2014 के अंदर मोदी जी का एक फैक्टर काम कर रहा था, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आज मोदी फैक्टर काम कर रहा है। तो अब बहुत जल्दी असेंबली इलेक्शंस भी हैं, अक्टूबर में, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्या हम मनोहर लाल खट्टर साहब को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे देखेंगे? मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ एक संगठनात्मक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में ये तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के नाते से ही जो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री वाली लड़ाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री कोई जोड़ तोड़ से हम प्राप्त करने का कोई सिलसिला नहीं होता। यहाँ तो सामूहिक रूप से निर्णय करके, विधायकों की इच्छा जान करके, और हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। थैंक यू सो मच खट्टर साहब, आपने हमसे बात किया, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।